डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल जो हमारा चल रहा था। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 9 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम होगा वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, अर्थात जो हवाएं हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, वायुमंडल में जो हवाओं का परिसंचरण होता है, वायु दाब, इन सब के बारे में आज हम बातें करेंगे, आज हम जानेंगे। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करें तो माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले जाने कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास चैप्टर 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य वितरण पढ़ा था, जिसमें वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ये हमने जानकारी प्राप्त की थी। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता भी आती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती रहती है। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही क्या होती है, पवन होती है। क्षैतिज कैसे, मतलब अर्थात इस प्रकार से बहने वाली वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी। ठीक है, वायु ऊपर उठेगी और कब वायु नीचे बैठेगी। तो वायुमंडलीय दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पवनों को पढ़ने में, वायु की गति को जानने में। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है और ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि हो गया वायुमंडलीय ताप भिन्नता के कारण, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन सभी का जो वर्णन है, विवरण है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता के बारे में। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। ठीक है, वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं होता है, वायुदाब घटता और बढ़ता रहता है। आगे बात करें तो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत देखें तो दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर जो पवनें हैं वो अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं कंपेयर टू क्षैतिज पवनें। ठीक है, तो क्षैतिज पवनें ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, आप ये समझ सकते हैं। आगे देखिए, वायु दाब का क्षैतिज वितरण देखें तो पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायु दाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, यहाँ समदाब रेखाओं के बारे में जानें तो समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती हैं। ठीक है, यहाँ आप समदाब रेखाओं के बारे में देख सकते हैं, ये समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ समदाब रेखाएं हैं जो पूरे विश्व पर आपको दर्शाई गई हैं कि किस तरीके से कौन सी पवनें किस तरफ चलती हैं, अर्थात पश्चिम में या पूर्व की तरफ चलती हैं। और जाने समदाब रेखाओं के बारे में जाने तो निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जैसा कि आपने यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा होगा। ऊपर ये जो है आपको यहाँ पे ये निम्न दाब है और यहाँ पे ऊ लिखा है, तो ये उच्च दाब है, ये उच्च दाब प्रणाली है, उच्च दाब है। ठीक है, उच्च दाब रेखाएं हैं, यहाँ पे निम्न दाब रेखाएं देखने को मिल रही है, यहाँ पे उच्च दाब। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा उच्च दाब की तरफ से निम्न दाब की ओर वायु चलती हैं, तो यहाँ पे भी आपको कुछ वायु का जो परिसंचरण देखने को मिल रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो यही वायुदाब समदाब रेखाएं बनाई गई हैं, एक कह सकते हैं कि एक इमेजिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ये समझा गया है। ठीक है, बात करें निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसकी केंद्र
निम्न वायु दाब होता है और उच्च दाब प्रणाली में एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलती है निम्न दाब प्रणाली। ठीक है, निम्न दाब जो प्रणाली होती है उसका केंद्र में निम्न दाब होता है, निम्न वायुदाब देखा जाता है। वहीं उच्च दाब प्रणाली में उच्चतम वायुदाब होता है, ठीक है, उसके केंद्र में। आगे पढ़ें, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल के बारे में जानें। तो वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहा जाता है। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवन की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन जो होता है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, जो घूमती रहती है, उसके कारण भी पवनें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कॉरियोलिस बल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के, ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझ में आना चाहिए। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है, जैसे कि दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पे कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, यूपीएससी पहले इस पर क्वेश्चन दे चुकी है। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो एनसीईआरटी कवर करती है वो आनी चाहिए, इसलिए आपको एनसीईआरटी सीरीज़, एनसीईआरटी जो समरी प्रोग्राम है, ये सब ज़रूर देखना चाहिए ही चाहिए। इसके अतिरिक्त बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने में। आगे पढ़ें, दाब प्रवणता बल के बारे में जानें। तो वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हों वहाँ दाब प्रवणता अधिक होती है, वहीं समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम हो जाती है। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी होगी, ऐसी चीज़ें यूपीएससी बहुत जल्दी पकड़ता है जहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे कि समदाब रेखाएं पास पास हों तो वहाँ पे प्रवणता, दाब प्रवणता क्या होगी, अधिक होगी। वहीं समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हैं तो दाब प्रवणता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे देखिए, घर्षण बल के बारे में पढ़ें तो यह पवन की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है, अर्थात 0 होता है, शून्य होता है, कम ही होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर आपको दे दे कि समुद्र तल की सतह पर या समुद्र सतह पर जो घर्षण है वो 1 से 3 या कुछ भी, आपको कुछ भी दे दे तो आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि शून्य या न्यूनतम होता है, बहुत ही कम घर्षण होता है। आगे देखिए, कॉरियोलिस बल के बारे में बात करें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, कोरियोलिस बल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, घूर्णन कर रही है, पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इसका नाम कोरियोलिस बल रखा गया। इस प्रभाव में से क्या होता है कि आप यहाँ पे देखें, इस प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध, मानिए ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से यदि पवनें ऐसे यहाँ से बह रही हैं तो मूल दिशा से दाहिनी ओर, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से दक्षिण में बाईं ओर इस तरीके से विक्षेपित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पवनें विक्षेपित हो जाती है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है और कोरियोलिस बल अक्षांशों को एक सीधे समानुपात में बढ़ता है। ये ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, कोरियोलिस बल जो है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, वहीं विषुवत पर यह अनुपस्थित होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल अनुपस्थित होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसको ज़रूर सुनिएगा और एक बार रिवाइज जरूर करिएगा कि कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं होता है।
कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है और दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने बताया है कि किस प्रकार से पवनें विक्षेपित होती हैं कोरियोलिस बल के कारण, वो बहुत इजीली आप यहाँ से समझ सकते हैं इस मैप से कि आप देखें कि पवनें किस प्रकार से विक्षेपित हो रही हैं। जो पवनें सीधी चली हुई आ रही थी यहाँ से देखें आप, एक सेकेंड रुकिएगा। जो पवनें यहाँ से सीधी चली थी आ रही थी वो यहाँ से विक्षेपित होने लग गई, मुड़ गई, और यहाँ से जो पवनें आ रही थी वो इस प्रकार से नीचे की ओर दक्षिण में मुड़ गई। ठीक है, फिर यहाँ से ये पवनें आ रही हैं, ये ऐसे मुड़ती चली गई और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रभावित हो गई। ठीक है, विक्षेपण से क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्रभावित हो गई। इस प्रकार से पवनें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे समझे। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो फलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र में पवनें इसी के अंतर्गत बहती हैं और विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें जो होती हैं समदाब रेखाओं के समकोण पर ये बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है और यही कारण है कि विषुवत के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। आगे देखिए, वायुदाब एवं पवनों के बारे में पढ़ें तो पवन का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में घने धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। ठीक है, जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती हैं और यह पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे विक्षेपित होती हैं और कैसे ये चलती हैं आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे जाके वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, और दोबारा समझ सकते हैं। चूँकि ये समरी है तो हम इसको ज़्यादा रिपीट करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। आगे देखिए, निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का जो परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रतिचक्रवाती परिसंचरण भी कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्ध में भिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के विचारों और पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। यहाँ पे ये दाब पट्टी दी गई है, केंद्र में दाब की दिशा दी गई है जिससे कि पवन की दिशा सुनिश्चित होती है। उस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे देखें, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। इसके बारे में बात करें, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण भूमंडलीय पवनों के प्रारूप मुख्यतः निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। नंबर 2, वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति। वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों व महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन, इन सब चीज़ों पर यह क्या होता है, प्रारूप भूमंडलीय पवनों का प्रारूप इन पर निर्भर होता है। बात करें मौसमी पवनों के बारे में, मौसमी पवनें क्या है, तो पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन व्यय, वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसा विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के मॉनसून पवन के बदलाव में देखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया मौसमी पवनें क्या होती हैं। आगे पढ़ें स्थानीय पवनों के बारे में। भूतल के गर्म व ठंडा होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्र के विकास से बहुत ही स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हो सकता है कि जहाँ पे आप हैं, जैसे कि नॉर्थ है,
और साउथ है वहाँ की क्या है कि वहाँ का यहाँ का भूतल ठंडा है, यहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि इस दोनों स्थान की पवनी सेम होंगी, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो इसी प्रकार से स्थानीय पवनी किस पर निर्भर करती हैं? भूतल के गर्म में ठंडा होने की भिन्नता पर और दैनिक वार्षिक चक्र के विकास पर यह निर्भर करती है। आगे देखिए, स्थल व समुद्र समीर, अर्थात जो समुद्री पवनें होती हैं इनको समुद्री समीर कहा जाता है। ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में विभिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, तो स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। फिर क्या होता है कि जहाँ पे उच्च दाब है वहाँ से पवनें आकर यहाँ पर घूमती हैं, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ पर तूफान आ जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। बात करें पर्वत व घाटी पवनों के बारे में, तो दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पर्वत है, ये जो ढाल है ये गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो सूर्य है उसकी किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, इसका ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है। ठीक है, जो नीचे से वायु है वो ढाल के साथ साथ यहाँ पे ऊपर उठती जाती हैं और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से यह बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं और रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिससे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवनें कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पवनाभिमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्वत पवनें चलती हैं। बात करें वायु राशियों के बारे में, वायु राशि क्या है? जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर, समझिए, जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को, वहाँ क्या होता है कि उस क्षेत्र के वह गुणों को धारण कर लेती है। ठीक है, धारण करने के पश्चात यह समान क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी भाग हो सकता है, महासागर की सतह भी हो सकती है और मैदानी भाग भी हो सकता है जहाँ पर वायु लंबे समय तक रहती है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जा सकता है कि वायु का वह वृत्त भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हैं, वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख भी सकते हैं। ठीक है, वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं: उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, ठीक है, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडा महासागर, उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप क्षेत्र, स्थायी रूप से नंबर 5 स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप, अंटार्कटिक तथा आर्कटिक जैसे क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे वायु राशियां यहाँ पे देखी जा सकती हैं। आगे देखिए, इसी के आधार पर, किसी नहीं है, इसी के आधार पर है। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय और महाद्वीप आर्कटिक वायु राशि। उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती हैं तथा ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करें वाताग्र के बारे में। वाताग्र क्या है? जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं। वायु राशियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जहाँ पे ये लंबे समय तक रहती है और वहाँ की जो गुण होते हैं उनको यह क्या कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, अर्थात ठंडे प्रदेश में जाती है तो वहाँ जाके ठंडी हो जाती हैं, या गर्म क्षेत्र में जाती हैं तो वहाँ जाके आर्द्रता पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि वहाँ की विशेषताओं को अपना लेती हैं। तो जब वाताग्र की बात करें, जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र।
जब वाताग्र स्थिर हो जाएं तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि ठीक है, यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इसे इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, ठीक है, धरातल के ऊपर उठ जाए और ऐसे वाताग्र को क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं, जहाँ पर एक वायु राशि हो। यहाँ पे दो दो वायु राशियों के बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पे एक वायु राशि के बारे में बात हो रही है। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता होती है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी के कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। ठीक है, तो कितनी सारी जानकारियां आज हमने इस क्लास में पढ़ी हैं। और बात करें तो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात करें, वे चक्रवात वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरुष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक से तेजी और बदलाव आते हैं। आपने सुना ही होगा कितने चक्रवात आते रहते हैं, और चक्रवात तो यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो ये चक्रवात से रिलेटेड कुछ चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये चक्रवात से रिलेटेड टॉपिक है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसकी विशेषता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपके यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में आ भी सकता है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान हैं जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण, आपने देखा भी होगा, बहुत से चक्रवात आते हैं जो खाड़ी देशों से, जो खाड़ी से आते हैं, बंगाल की खाड़ी से भी देखा होगा, अपने अरब से भी आते हैं। ठीक है, कितने बहुत सारे चक्रवात आते हैं और यहाँ पे तटीय क्षेत्रों को ये विनाश इसका कर देते हैं, तटीय क्षेत्रों का। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश होता है, अत्यधिक वर्षा और तूफान आते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, हिंद महासागर में इनको चक्रवात कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली ब्लीज के नाम से जाना जाता है। कई बार यूपीपीसीएस, ठीक है, और यूपीएससी में भी इसका मैचिंग कई बार रिपीट हो चुका है कि किस एरिया में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये क्लास मिस ना करें। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं, जैसे कि वृत्त समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। दूसरा, कोरियोलिस बल का होना। तीसरा, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर का कम होना। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र व या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना। या फिफ्थ देखें तो समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होना। ये कुछ कारण हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकसित होने के। आगे बात करें तड़ित झंझा व टोर्नेडो के बारे में। टोर्नेडो क्या है? चक्रवात तो जलीय स्थल से आते, समुद्री सतह से आते हैं, वहीं जो टोर्नेडो है उसके बारे में बात करें, यह अन्य विध्वंसी स्थानीय तूफान तड़ित झंझा तथा टोर्नेडो है। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। और तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप फोटो में इजीली देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम हो रहता है, तो इससे क्या होते हैं, ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं
और तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, अर्थात क्षैतिज नहीं है, ऊर्ध्व प्रवाह है। ठीक है, आपको देखने को समझ में आ रहा होगा देखने से। ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, इसके कारण क्या होता है, वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लाते हैं, तो इस प्रकार से बहुत विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोर्नेडो कहा जाता है और समुद्र पर टोर्नेडो का जलस्तंभ कहते हैं। अगर समुद्र में आ जाए तो समुद्र में टोर्नेडो का जलस्तंभ बन जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास थी हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ और जो अभी डिलाइट आईएएस ने न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज का, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जॉब की यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसे कुछ टॉपिक्स भी वहाँ पे शेयर किए जाते हैं जिनका आप लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।